नमस्कार मित्रों। ये जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि कैबिनेट ने अभी एक बिल पार्लियामेंट में रखने वाले हैं कि यदि डिवोर्स होता है तो वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा और हस्बैंड की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी हिस्सा मिलेगा। तो इसके बारे में ये वीडियो है। अब वो अक्सर अमेरिका का एग्जांपल देता है। अब वो काफ़ी अलग है। अमेरिका के डिवोर्स लॉ अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, पर अधिकतर स्टेट में क्या है, मैंने अच्छा खासा स्टडी किया है कि वहाँ पे दो तरह के जब मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं, डिवोर्स डिस्प्यूट होते हैं, तो प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मैरिटल प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी या शेयर्ड प्रॉपर्टी, और दूसरा सेपरेट प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हस्बैंड पहले तो कुछ है कि चाइल्ड कस्टडी हमेशा फीमेल को मिलती है और चाइल्ड का जो खर्चा है वो भी हस्बैंड को देना पड़ता है। उल्टा बहुत कम होता है, बहुत कम केस में चाइल्ड कस्टडी हस्बैंड को मिलती है और वाइफ को कभी खर्चा नहीं देना, और वाइफ के पास कितना भी पैसा हो वो पैसा उसे हस्बैंड को नहीं देना होता। हमेशा यही डिवोर्स के टाइम पे होते पूरी दुनिया में कि हस्बैंड का कितना पैसा वाइफ को मिलेगा। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसका ही बंटवारा होता है, जो हस्बैंड की अपनी प्रॉपर्टी है उसके कोई बंटवारे की बात नहीं होती। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो शादी के टाइम पे जो हस्बैंड के पास है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है, सेपरेट प्रॉपर्टी। यानी शादी हुई तब उसके पास $1 मिलियन था और शादी होने के 10 दिन बाद तलाक होता है, तो उस 10 दिन में जितनी प्रॉपर्टी बढ़ी वही प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा वाइफ को मिलेगा। दूसरा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती, और गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिली है, मान लो हस्बैंड को उसके रिलेटिव से गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है तो वो भी काउंट नहीं होती। फिर यदि कपल को गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है, जैसे कि मैरिज का रिसेप्शन है और सारे गिफ्ट आए हैं, तो वो शेयर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। पर हस्बैंड को शादी हुई आज और मान लो कल 1 करोड़ का घर उसको फादर की ओर से मिलता है अमेरिका में, तो उस पर उसका वाइफ का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता, क्लेम नहीं बनता। अब यानी कि जितनी प्रॉपर्टी शादी के टाइम है प्लस जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है उस प्रॉपर्टी पर वाइफ का कोई क्लेम नहीं बनता अमेरिका के कानून के अनुसार। सिर्फ जो प्रॉपर्टी ऐड हुई है शादी के बाद उसी पे वाइफ का 50% क्लेम बनता है, और ये वो भी यदि शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट है, प्री नपिचुअल एग्रीमेंट कहते हैं, तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि प्री नपिचुअल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इंडिया में प्री नपिचुअल का कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका में जब से ये 50% का कंसेप्ट आया कि हस्बैंड की 50% प्रॉपर्टी वाइफ को मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर मैरिज और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर मैरिज माइनस इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी का 50%, तभी से वहां पे प्री नपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आ गया कि यदि हस्बैंड ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वाइफ को उतना ही पैसा मिलेगा जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इंडिया में प्री नपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इंडिया में जो कानून बना है वो इस तरह से है कि हस्बैंड के शादी के टाइम मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और डिवोर्स होता है, कितने साल के बाद वो गारंटी नहीं है, 1 दिन के बाद डिवोर्स होता है या 5 साल के बाद डिवोर्स होता है या 3 साल के बाद, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है। जैसे अमेरिका में भी 50% का क्लॉज कब अप्लाई होता है, यदि मैरिज 5 साल चला हो तो। ऐसा नहीं है कि आज शादी की और 6 महीने बाद डिवोर्स हुआ तो 6 महीने की इनकम का भी 50% नहीं मिलता। मैरिज के लिए मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए, कुछ स्टेट में 3 साल है, कुछ स्टेट में 5 साल है। तो यहां पे मिनिमम ड्यूरेशन शायद 5 साल की डिसाइड करे, लेकिन 50% प्रॉपर्टी जो मिलेगी, और यदि हस्बैंड डिवोर्स मांग रहा है तो दूसरे दिन से वो हो सकता है 50% प्रॉपर्टी का क्लेम आ जाए। यानी मैरिज के टाइम हस्बैंड के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका आधा हिस्सा वाइफ को मिलेगा, प्लस मैरिज के बाद यदि उसको फादर से कोई प्रॉपर्टी आई है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, तो उसमें भी उसको 50% क्लेम मिलेगा। अब इससे वकीलों को बहुत फायदा होगा। वकीलों को फायदा क्या होगा कि मान लो डिवोर्स हो रहा है, तो डिवोर्स में अभी तो क्या है, मेंटेनेंस मिलता है। मेंटेनेंस कितना होता है, कभी 5,000 होता है, कभी 25,000 भी हो सकता है। तो 25,000 पर मंथ के लिए जो वाइफ है वो वकील को कितना पैसा देगी, 10,000 देगी, 20,000 देगी, ₹1,00,000 देगी। 25,000 के लिए कोई 10 लाख तो देने नहीं वाला फी। इसीलिए तरह से हस्बैंड अपना मेंटेनेंस अमाउंट है वो कम करना चाहता है कि 25,000 का 20,000 हो, 20,000 का 15,000 हो, तो वो अपने वकील को पैसा देता है। तो कितना पैसा देगा, कोई 5 लाख तो देगा नहीं, 10 लाख तो देगा नहीं।
20,000 देगा, 50,000 देगा। लेकिन अब मान लो हस्बैंड के पास करोड़ का घर है, तो जो वकील खींचना चाहता है उस घर को, वो 5-7-10 लाख फी मांगेगा। और हस्बैंड का करोड़ रुपए का घर है, तो वो उसको बचाना चाहता है, तो वो भी अपने वकील को 5-7 लाख रुपए फी देगा। तो इससे वकीलों की इनकम है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो बताया कि जब विदेशी किसी देश पे कब्जा करते हैं और उस देश के पॉपुलेशन को तबाह करने का प्लान बनाते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई एक कानून के द्वारा यदि 100% पॉपुलेशन को तबाह करने की कोशिश की, तो हर कोई आदमी उस एक कानून के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए ऐसे 100 कानून बनाओ कि एक कानून 1% आदमी को तबाह करता है, एक कानून ऐसा है कि जो कि दूसरे 1% आदमी को तबाह करता है, एक कानून ऐसा है कि जिसे 2-3% लोगों को तबाह करता है, या तो 200 कानून ऐसे बनाओ कि हर एक कानून आधा % लोगों को तबाह करते हैं। तो इससे हर एक आदमी जो कानून उसको नुकसान पहुंचा रहा है उसके खिलाफ लड़ेगा, तो पूरी पॉपुलेशन है वो कानून के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन 200-300 ग्रुप में बढ़ जाएगी। और हर एक एक्टिविस्ट नेता है वो भी लोगों को बांट देगा कि नहीं, हमें सिर्फ इसी कानून के खिलाफ लड़ना है, हमें सिर्फ इसी कानून के खिलाफ लड़ना है। जैसे कि कुछ लोग हैं, हिमांशु कुमार, कि हमें सिर्फ आदिवासियों के लिए लड़ना है, यानी गरीबों में उसने डिवीजन कर दिया कि शहर में जो रहने वाले गरीब है वो अलग, आदिवासी गरीब है वो अलग, यानी उन दोनों की लड़ाई अलग कर दी, यानी गरीबों को उसने बांट दिया। तो इसी तरह से ये जो शादी का कानून है, डिवोर्स का कानून है, वो क्या करेगा, उसके द्वारा जो जज वगैरह है, वकील वगैरह है, वो 1-आधा% आबादी को लूटेंगे। तो उस कानून के खिलाफ लड़ेगा कौन, 1% लोग लड़ेंगे, क्योंकि बाकी 99% में हर एक आदमी का तो मैरिज खराब होता नहीं है, हर एक आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं होती कि वाइफ उसके सामने इतना बड़ा केस करे। तो इसमें 2-3% लोग लूटेंगे, वही 2-3% लड़ेंगे, बाकी 97% को लूटने के लिए वो कोई और कानून बनाएंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये बिल अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, पार्लियामेंट में भ्रष्ट मंत्रियों ने रखा है, भ्रष्ट सांसद इसको पास कर भी दे, बीजेपी बोल रही है कि इसका विरोध करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है पार्लियामेंट में। लेकिन हम कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, हम कार्यकर्ता भारत के 80 करोड़ नागरिक वोटर जो है उनको कन्विंस कराने की कोशिश कर सकते हैं, पैम्पलेट के द्वारा, अखबार की एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, SMS के द्वारा, वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा, यूट्यूब की आप इस तरह की वीडियो बना के रख सकते हो कि भारत के 80 करोड़ वोटर अपने अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजे कि इस कानून पे ना रजिस्टर करो, ना वोट करो। इसमें पुरुष महिला का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि हस्बैंड लूटेगा तो हस्बैंड के साथ उसकी माता भी होती है, हस्बैंड की बहन भी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये मैन वर्सेस वुमेन का इश्यू नहीं है, ये इश्यू यही है कि कानून गलत है, कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो ये प्रॉपर्टी शादी के टाइम ऑलरेडी हस्बैंड के पास थी उसमें वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वाइफ का हिस्सा हो तो सिर्फ जॉइंट प्रॉपर्टी में ही होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी शादी के बाद एक्यूमुलेट हुई है, और उसमें भी यदि कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो भी लिमिटेड एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब इसलिए ये एक प्योर जस्टिस का क्वेश्चन है। तो मैं आप सारे एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत के 80 करोड़ नागरिकों को ये कन्विंस कराने की कोशिश करें कि वो SMS से अपने MP को ऑर्डर भेजे कि ये जो डिवोर्स के से रिलेटेड कानून आ रहा है उस पर वो नो वोटिंग करें। आपको MP के मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से मिल जाएंगे। यदि किसी MP का नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट नहीं है तो उसी की पार्टी के बाजू के MP को SMS से ऑर्डर भेजो और उसको बोलो कि भाई आप फला MP को ये ऑर्डर फॉरवर्ड कर देना। जैसे कि अडवाणी ने अपना मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट पे नहीं रखा अडवाणी जी ने, तो आप उन्हीं के पार्टी के एक दूसरे सांसद है हरिन भाई पाठक जी, वो उनके पास की कंस्टिट्यूंसी के MP है। तो आप SMS, यदि आप अडवाणी की कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं तो आप हरिन पाठक जी को SMS करो कि पाठक जी ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऑर्डर आप अडवाणी जी को फॉरवर्ड कर दो, और नीचे लिखो कि भाई मैं सो एंड सो अडवाणी जी आपकी कंस्टिट्यूंसी का वोटर हूं, मैं आपको SMS से ये ऑर्डर देता हूं कि आप ये जो कानून आ रहा है पार्लियामेंट में उस पर ना रजिस्टर करो। और इस तरह से यदि बड़ी संख्या में वोटर यदि ना रजिस्टर SMS भेजते हैं तो हो सकता है ये कानून पास ना हो। धन्यवाद।